अपोजिशन के खिलाफ केस जो इदारे बना रहे हैं इन्हें गैर जानिबदार कहा जाता है। इन इदारों के बनाए गए केसेस अदालत में चलते हैं। किसको सजा देनी है, किसको बरी करना है, इसका फैसला अदालत ने करना होता है। अदालत ये फैसला करने से पहले केस बनाने वालों के दलाइल सुनती है, मुल्जिम अपनी सफाई में जो कहता है वो सुनती है, फिर दोनों तरफ के मौक़िफ़ सुनने के बाद फैसला करती है कि मुल्जिम को मुजरिम करार देना है या फिर जेल में डालना है या फिर छोड़ देना है। लेकिन इसके बावजूद हुकूमती वुज़रा बार बार ये पेशगोइयां करते नजर आते हैं कि अब फुलां को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और अब गिरफ्तारियों का मौसम खत्म हो चुका है, जो जेल में है वो भी बाहर आ जाएगा। अहम बात यह है कि ये पेशगोइयां दुरुस्त भी साबित होती हैं। वफाकी वजीर शेख रशीद और फवाद चौधरी ने जब अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारियों की पेशगोई की, उसके कुछ अरसे के अंदर ही वो गिरफ्तारी अमल में भी आ गई। फिर शेख रशीद ने कहा जो जेलों के अंदर हैं वो इन्हें बाहर आता देख रहे हैं, और आजकल फवाद चौधरी और शेख रशीद फिर से शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की पेशगोइयां कर रहे हैं। तो क्या शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के दिन करीब आ चुके हैं? क्योंकि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि शहबाज शरीफ अगले 6 महीनों में 25 साल के लिए जेल जा सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब का जहाँ तक बरियत का ताल्लुक है, मेरा ये ख्याल है कि अगर मेरिट के ऊपर रोजाना केस चला तो शहबाज शरीफ अगले 6 महीनों में कम से कम 25 साल के लिए जेल जा सकते हैं, जो कानून कहता है। इससे चंद दिन कबल फवाद चौधरी और शेख रशीद कह चुके हैं कि 2 साल में इलेक्शन से पहले नैब के सारे फैसले हो जाएंगे। ये भी कहा गया कि शहबाज शरीफ के खिलाफ केस मजबूत है, इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। शहबाज शरीफ को 14 अप्रैल को जमानत पर रिहा किया गया था। वो मनी लॉन्ड्रिंग केस में तकरीबन 7 माह तक सलाखों के पीछे रहे। 28 सितंबर 2020 को शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया और 21 सितंबर को शेख रशीद ही उसी गिरफ्तारी की पेशगोई कर चुके थे। नून लीग के ही अहम रहनुमा शाहिद खान अब्बासी को जुलाई 2019 में गिरफ्तार किया गया। दिसंबर 2019 में एहसन इकबाल गिरफ्तार किए गए। 27 जनवरी 2020 को शेख रशीद ने कहा जेलों में जाने का मौसम खत्म हुआ, जो अंदर है इन्हें भी बाहर आता देख रहे हैं। फिर 25 फरवरी 2020 को एहसन इकबाल और शाहिद खान अब्बासी जमानतों पर रिहा हो गए। इसी तरह दिसंबर 2018 में आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी की पेशगोई की गई और जून 2019 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारियों से मुतालिक जिन वफाकी वुज़रा की पेशगोइयां पहले भी दुरुस्त साबित हुई, उन्होंने एक बार फिर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की पेशगोई कर दी है। अगर ऐसा हो जाता है तो नून लीग की क्या हिकमत अमली होगी, पूछेंगे सीनियर रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म जनाब शाहिद खान अब्बासी साहब से। हमारे साहब शुक्र, आप तो इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हैं, आप तो इलेक्शन में जाने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। हुकूमत कह रही है गिरफ्तारियां होंगी और अब की बार अगर शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुए तो 25 साल के लिए अंदर जाएंगे। तो सर क्या करेंगे आप इन गिरफ्तारियों के बाद? फिर इलेक्शन तो नहीं लड़ पाएंगे आप। गिरफ्तार तो वो करता है जो खौफज़दा हो, मुकाबला से करता है इलेक्शन में आ जाए। एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ये गिरफ्तारियों की धमकियां वही देते हैं जो खुद खौफज़दा होते हैं, डरते हैं अवाम की राय से। तो गिरफ्तारियों से ना पहले खौफज़दा हुए ना आज खौफज़दा हैं। 3 साल गुजर गए, एक केस बन नहीं सका, ना है हुकूमत की खुद अभी नहीं इतनी करप्शन है कि जिसकी हद नहीं है, और नैब खामोश बैठा है। बहरहाल ये तमाशे हमारे मुल्क ने बहुत पहले भी देखे हैं, आज भी कुछ सर्कस के खिलाड़ी हैं, ये लगे रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्शन में आप देखेंगे कि अवाम क्या करते हैं इनके साथ। अब भाई साहब देखिए, बात अगर खाली धमकियों तक होती तो ठीक था। आपने कहा कि धमकियां तो आती रहती हैं, लेकिन सर जब ये प्रोग्रामों में, न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस में जब ये बात करते हैं गिरफ्तारियों की, तो गिरफ्तारियां हो जाती हैं। अब की बार भी ये लग रहा है कि अगर इन्होंने बात करना शुरू कर दिया, तवातुर के साथ बात करना शुरू कर दी है, तो गिरफ्तारियां तो हो जाएंगी। मेरे भाई गिरफ्तार कर ले ना, गिरफ्तार कर ले। हमने कब कहा गिरफ्तारी से हम घबराते हैं? पहले भी 2-2, 3-3 दफा गिरफ्तार कर चुके हैं, फिर कर लें। इलेक्शन तो जमात लड़ती है ना, ठीक। हमले हुए कि और जमात को उम्मीदवार होगा, जीत जाएगा। लेकिन अब भाई साहब इलेक्शन मुश्किल नहीं हो जाएगा आपके लिए? मतलब क़यादत अंदर होगी तो इलेक्शन कैंपेन कौन करेगा, अवाम को मुतहर्रिक कौन करेगा, वो मसला खड़ा हो जाएगा आपके लिए। जी, पिछली दफ़ा भी सारी मियाँ साहब को इलेक्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया, मुल्क से बाहर थे, आए, जेल चले गए। उसके बावजूद जमात 100 से ज़्यादा सीटें जीत रही थी। फिर हमें इलेक्शन ज़रा तेज़ी से चोरी करना पड़ा। तो ये मामला चलते नहीं हैं, ये चीज़ें कभी चली नहीं, आज तक बहुत से लोगों ने आजमाया है।
अयूब खान से लेकर यहिया खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसके बाद भी मार्शाल्लाह वाले आए, ज़िया-उल हक साहब थे, मुशर्रफ साहब थे, सब ये तमाशे करते रहे हैं। लेकिन आखिर फतह जो होती है अवाम की राय की होती है। आप अवाम की राय की नफ़ी नहीं कर सकते। आप जुज़ वक्ती करते हैं, मुल्क का नुकसान होता है, फिर ख्याल आता है कि नहीं अब तो ये मामला नहीं चल रहा। तो इसलिए इन बातों से मैं तो कम अज़ कम नहीं घबराता, ना हमारी जमात घबराती है। धमकियाँ देने वालों के ज़रा अपने हालात भी देख लें, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि किस किस्म के लोग हैं। अब भाई साहब, अवामी राय, इसमें कोई शक नहीं है, अवामी राय बड़ी मैटर करती है सर, लेकिन बाज़ हलकों की हिमायत होना भी बड़ा ज़रूरी है और ये एक हकीकत है। इसको आप पसंद करें या ना करें, हम इसको पसंद करें ना करें, लेकिन हकीकत है सर। उन हलकों की मुखालफत इस वक्त आपके हलके से भरपूर की जा रही है, मज़ामती बयानियाँ भरपूर तरीके से। सर उस हलके की मुखालफत के साथ आप अगला इलेक्शन जीत पाएंगे सर? देखिए, हलकों की बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट होती है, दुनिया के हर कोने में होती है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट जो होती है वो मुल्क के हालात से अलहदा नहीं रह सकती। जब मुल्क के हालात ख़राब हों तो इस्टेब्लिशमेंट कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकती कि मुल्क के हालात मज़ीद ख़राब हों, और अवाम की राय का जिस मुल्क में एहतराम नहीं होगा वो नहीं चल सकता। तो हम बात आइन की करते हैं, हम बिल्कुल मज़ामत की बात नहीं करते, हम तो आइन के रास्ते की बात करते हैं। आज अगर मुल्क के मसाइल हमने हल करने हैं तो उसका सिर्फ एक रास्ता है, वो आइन का रास्ता है। तो मुस्लिम लीग नून आज इक़्तिदार की बात नहीं करती, आइन की बात करती है। आप मुल्क आइन के मुताबिक चलाएं, इलेक्शन आइन के मुताबिक हो, इलेक्शन चोरी ना हो, अवाम की राय का एहतराम करें, आपका मुल्क चल पड़ेगा। ये बड़ी बुनियादी सी बात है। अच्छा, अब भाई साहब, इस्टेब्लिशमेंट, आपने कहा ना इस्टेब्लिशमेंट मुल्क के हालात पे, उनके मुल्क के हालात और मुल्क की जो आवाम की जो पल्स है उस पर उसकी नज़र होती है। इस्टेब्लिशमेंट जो है आपके इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो मौजूदा हुकूमत से क्या मुतनफ़िर हो चुकी है और आगे चल के आपको एज एन ऑप्शन देखा जा रहा है कि हाँ आपकी भी हिमायत की जा सकती है, गो के फ़िलहाल तो मुखालफत जारी है? देखिए, इस्टेब्लिशमेंट का मुझे नहीं पता, मेरा कोई राब्ता किसी इस्टेब्लिशमेंट से नहीं है। हम तो अवाम की बात करते हैं। अवाम मुतनफ़िर हो गए इस सारे निज़ाम से, जो हुकूमत आई है, जो उसको लाए हैं, इस सारे मामले से मुतनफ़िर हैं। और ये तजर्बे ज़्यादा अरसे चलता ही नहीं है। ये तजर्बे हमेशा मुल्क को नुकसान देते हैं, अवाम को तकलीफ देते हैं। तो होगी ना सर, और 3 सालों ने साबित कर दिया है। जी, दरकार सर, हिमायत तो दरकार होगी ना सर, भले राब्ता ना हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हिमायत आपको दरकार होगी इस्टेब्लिशमेंट की। तो उसके लिए फिर क्या किया जाएगा? शहबाज शरीफ साहब को आगे किया जाएगा? हिमायत ना, हिमायत से कोई मुल्क का फायदा होता है ना मुखालफत से होता है। इस्टेब्लिशमेंट का काम इलेक्शन की में दखल अंदाजी नहीं है। मैं कहूँ ना, असल बात तो मुल्क को आइन के मुताबिक चलाने की है। अगर हम आइन की नफ़ी करेंगे, चाहे वो किसी की हिमायत करके करें या किसी की मुखालफत करके करें, तो फिर नुकसान मुल्क का होगा, वो मुल्क नहीं चल सकता। ये पूरी दुनिया में ये मामले आज के नहीं है, पिछले सदियों में ये सब मामलात इसी तरह हुए हैं और आखिर हाल यही निकला है कि मुल्क को आइन के मुताबिक चलाएं। अच्छा, अब चेयरमैन नैब की तकर्री के हवाले से सर क्या लाहे अमल बनाया गया है पार्टी में? क्योंकि वहाँ तो लग रहा है कि फिलहाल हुकूमत बज़िद है, वो शायद इनको ही, या फिर अगर इनको नहीं तो कुछ अपने पसंद के नामों को आगे करेंगे और उसके लिए जो है वो दूसरा तरीका अपनाया जाएगा। जो तरीका आइन में दर्ज है शायद उसको अपनाया ना जाए, लेकिन वो तरीका भी गैर आइनी नहीं होगा। तो उसके लिए अब आपकी क्या तैयारी? देखिए, नैब एक काला कानून है। जितनी जल्दी इस इदारे से को ख़त्म करें तो मुल्क के लिए बेहतर होगा, लेकिन जब तक है तो ये कानून मौजूद है। उसमें चेयरमैन नैब की तकर्री बड़ी वाज़ेह है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस मुशावरत से सदर को बताएंगे कि ये आदमी चेयरमैन नैब होना चाहिए और वो चेयरमैन नैब लग जाएगा। जो चेयरमैन नैब होता है उसकी टर्म एक्सटेंडेबल नहीं होती, यानी उसमें तोसी नहीं की जा सकती। तो यही मरवजा तरीका है। ऑर्डिनेंस के जरिए लाने की कोशिश की जाती है अब्बासी साहब, तो फिर क्या करेंगे? जी, फिर तो नफ़ी होगी ना सारे नैब के निज़ाम की। फिर तो आपने कह दिया कि भाई हम ही नैब को कंट्रोल करेंगे और इसमें जिस किस्म का शख्स भी हो वो जो मर्जी करे, तो फिर नैब का अमल सारा मशकूक आगे ही मशकूक है, फिर तो मुकम्मल तौर पे मशकूक और यकतरफा हो जाएगा। तो उससे जो मुल्क का नुकसान होता है उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आपको अंदाज़ा नहीं है कि नैब ने कितना नुकसान इस मुल्क का कर दिया है।
ये किसी शख्स को अंदाजा नहीं है, क्योंकि आज पूरे मुल्क का निज़ाम मफलूज है। वज़ीर-ए-आज़म जो मर्जी कहता रहे, काबीना जो मर्जी कहती रही, वजीर जो मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, कोई अफसर काम नहीं करेगा। उसने जब देखा है कि अफसर सेक्रेटरी के लेवल के आदमी को, जिन्होंने 35 साल सर्विस की हो, उसको एक 17 ग्रेड का नैब का कल का बच्चा बुलाकर ये कहे कि ये तुम्हारा अरेस्ट वारंट है और ये तुम्हारी अप्रूवल स्टेटमेंट है, किस पे जाना है, और इस पे बयान दो और हम वजीरों को अंदर करें और हम किसी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ये आज नैब के काम है। तो ये नहीं चलते, ये नाकाम हो गया। तो आपने फिर उसी नाकामी को आगे बढ़ाना है, उस नाकामी में हिस्सेदार बनना चाहते हैं, नैब को एक और मजीद मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं, सो बिस्मिल्लाह ये काम भी कर लें। हमने बहुत तमाशे इस मुल्क में देखे, ये तमाशा भी देख लेंगे। अच्छा, यानी ये इस वक्त बात अब्बासी साहब रिकॉर्ड पे आप ले आए हैं, और मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, कि अगर आप पावर में आ गए, कल को अगर आप अक्सरियत में आ गए, तो फिर नैब का वजूद हम ख़त्म समझे सर, इसको कानून में तब्दीली करके ख़त्म कर दिया जाएगा? जी, ये काम कंसेंसस से होते हैं, ये काम कोई एक जमात नहीं कर सकती। कुछ चीज़ें जैसे इलेक्शन के रिफॉर्म है, ये नैब के अकाउंटेबिलिटी के मामलात हैं, ये हमेशा कंसेंसस से किए जाते हैं, ताकि हर हुकूमत आके इनको बदलना ना शुरू कर दे। तो नैब का एक कानून मौजूद है, गलत है, सही है, खत्म करो इसको। जी, मैं ये समझता हूँ, ये मेरी जाती राय है कि नैब जब तक होगा आपका मुल्क नहीं चल पाएगा। जिस हालत में ये इदारा आज है, इसने मुल्क के तमाम मामलात को मफलूज कर दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी, मरियम साहिबा ने भी आज कहा कि वो चाहती हैं कि दिसंबर तक मियां साहब वापस आ जाएं। उनकी वापसी के इम्कानात, और वो अगर फर्ज करें आ भी जाते हैं अब्बासी साहब, उन हालात में कि जब मैं दोबारा वापस जा रहा हूँ गिरफ्तारियों पे, कि जब गिरफ्तारियों की बात हो रही है और गिरफ्तारियां अगर शुरू हो जाती हैं, ऐसे में मियां नवाज शरीफ वापस आ जाते हैं, तो फिर क्या माहौल देख रहे हैं आप? देखिए मेरे भाई, गिरफ्तारी कोई सीजन नहीं होता, गिरफ्तारियों की वजह होनी चाहिए ना। कोई इस मुल्क में कानून रह गया है? नहीं सर, यहाँ इस मुल्क में इंसाफ रह गया है? इस मुल्क में लगता है सीजन होगा यहाँ, यकीन करिए भाई साहब, इस मुल्क में सीजन होता है। इस करप्ट काबीना के करप्ट वजीर अगर रोज बयानात देते रहे कि फलाना अंदर होगा, हमें इनसे कोई घबराहट नहीं है। आप ये तमाशे हमने बहुत देखे हैं ना, ये आज के तमाशे ये भी आजमा के देख लें। नवाज शरीफ साहब की हमने बहुत सुना था कि इनकी सियासत खत्म हो गई, मुशर्रफ साहब से सुनते रहे हैं, उससे पहले सुनते रहे हैं, उसके बाद सुनते रहे हैं। तो सियासत अवाम के हाथ में होती है, वही सियासत को लाते हैं, वही खत्म करते हैं। तो इसलिए ये इन तमाशों से मुल्क का नुकसान होता है। जिसने गिरफ्तार करना है वो गिरफ्तार कर ले, किसी के पास कोई सबूत है। मैं तो 100 दफा कह चुका हूं। मैं शेख रशीद साहब का बयान कोट कर देता हूं, मैं उनका बयान कोट कर देता हूं। उन्होंने बाकायदा कैटेगोरिकली कहा है, उनका आपको अंदाज पता है कि गिरफ्तारियों का सीजन आ गया है। तो हुकूमत को तो लगता है कि सीजन इसका होता है, जैसे फलों का सीजन होता है, ऐसे गिरफ्तारियों का। अच्छा, मियां साहब वापस आ रहे हैं फिर दिसंबर में सर, जैसे कि मरियम साहबा ने एक ख्वाहिश का इजहार किया? देखिए, गिरफ्तारियां जिसने करनी है, सो बिस्मिल्लाह यार, आओ ना, गिरफ्तार करो ना। हम तो भुगत लिया, तुम भुगत लोगे कल। जो होता है वो वापस भी कर, जो इंसाफ के तकाजों को पूरा नहीं करता उसको भी फिर उसी बात का सामना करना पड़ता है। ये 3 साल उन्होंने पूरी कोशिश कर ली है, एक करप्शन का केस किसी पे बना नहीं सके, हर उल्टा सीधा केस बना हुआ है। और अपने गिरबान में झांक कर देखें, हजारों अरब के करप्शन के स्कैंडल आज इस हुकूमत के मौजूद हैं। कोई वजीर नहीं है जो आज पैसे नहीं बना रहा, कोई आदमी नहीं है इस काबीना में जो करप्ट नहीं है। ये इसके हालात हैं। तो बाकी सीजन आता रहता है, आज हमारा सीजन है, कल उनका आ जाएगा। सीजन की बात करनी है तो ये तमाशे भी पूरे कर ले। मियां साहब इलाज के लिए गए थे, इलाज पूरा हुआ, वो वापस आ जाएंगे। ये फैसला उनका और उनके डॉक्टरों का है। अब्बासी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। साबिक वज़ीर आज़म हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत का एहतसाब बयानिया सख्त मुश्किलात से दो चार है। एहतसाब के लिए मुकर्रर किए गए वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहजाद अकबर हुकूमती तवक्कुआत पूरा करने में बुरी तरह नाकाम नजर आते हैं। अदलिया की बात हो या फिर सियासतदानों के एहतसाब की, आटा चीनी माफियाओं के एहतसाब का मामला हो या 24,000 अरब रुपए के कर्ज की तहकीकात
का मामला। वज़ीर आज़म के मुशीर दाखिला असासाजात यूनिट के सरबराह और मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर हुकूमत के 3 साल में एक भी हदफ पूरा नहीं कर सके हैं। इस हवाले से हालिया मिसाल लंदन की अदालत का मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज के हक में फैसला है, जिस पर पूरी मुस्लिम लीग नून में जश्न का समा है। इस फैसले को लेकर आज शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि यह फैसला उनकी बेगुनाही और हुकूमत के इंतकाम है। एनसीओ को इन 2 सालों में वो 1 पाउंड या 1 फैनी तो निकाल देनी चाहिए थी। अगर इस तहकीकात के नतीजे में मेरे खिलाफ जो उन्होंने नोटिस मुझे दिए, अगर या खुदा न खास्ता सुलेमान के खिलाफ को आता तो फिर वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग न करते। तो 2 साल में डेविड का खुदा न खास्ता जो करप्शन वो तो सामने आना चाहिए था, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक सामने नहीं आया और उन्होंने क्लीन चिट दी। लेकिन इनके इस दावे पर हुकूमत मुख्तलिफ बात कर रही है। दोनों जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सुलेमान शहबाज की बर्रियत का मामला हुकूमत के लिए खासा मायूस कुन है, क्योंकि नैब के अलावा मिर्जा शहजाद अकबर भी मनी लॉन्ड्रिंग में शहबाज शरीफ की पूरी फैमिली को कसूरवार करार देते रहे हैं और सुलेमान शहबाज के किरदार को खास तौर पर टारगेट किया जाता। 2016 और 17 में मलक मकसूद नामी चपरासी जो है, और ये सुलेमान शहबाज को उसका पर्सनल टी बॉय था, उसके अकाउंट में 3.7 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की। फिर दूसरे शख्स हैं रमजान शुगर मिल गई एक चपरासी मोहम्मद असलम, और इसके अकाउंट में 2014 से लेके 17 तक 2.3 अरब रुपया जमा करवाया गया। तमाम को ऑपरेट करता था सुलेमान शहबाज खुद जाती तौर पर। शहबाज शरीफ के खिलाफ इल्जामात के हवाले से मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर को बरतानिया में पहले भी एक नाकामी का सामना करना पड़ चुका है। 19 जुलाई 2019 में बरतानवी अखबार डेली मेल ने एक आर्टिकल में शहबाज शरीफ पर जल्जला मुतासरीन के फंड्स में खुर्द बुर्द का इल्जाम लगाया था। इस आर्टिकल में शहजाद अकबर का बयान शामिल था, जिसमें उन्होंने शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली पर इल्जाम आयद करते हुए कहा था कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने जल्जला मुतासरीन के लिए वसूल की गई 550 मिलियन पाउंड बरतानवी इमदाद में से 10 लाख पाउंड अपने दामाद अली इमरान को दिए, जो पहले बर्मिंघम भिजवाई गई और बाद में लंदन में शरीफ फैमिली के बैंक अकाउंट में ये रकम मुंतकिल की गई। डेली मेल के इस आर्टिकल के बाद शरीफ फैमिली की किरदार कुशी की मुहिम शुरू कर दी। जिस स्टोरी की तरफ मेल ऑन संडे ने जिक्र किया और जिसमें सारा मनी लॉन्ड्रिंग का केस बताया, वो केस है क्या? शहबाज शरीफ फैमिली सस्पिशियस ट्रांजैक्शन में बड़ी अमाउंट में बाहर से आई हुई रकम दिखाई गई। उस रकम की जब छानबीन की जाती है तो तकरीबन 200 से जायद रेमिटेंसेस, फॉरेन रेमिटेंसेस खानदान के मुख्तलिफ लोगों के अकाउंट्स में आती हैं, जो बड़ी अमाउंट की रेमिटेंसेस हैं। ये टोटल अमाउंट बनती है $26 मिलियन प्लस की। इसके बाद शहबाज शरीफ ने डेली मेल और आर्टिकल लिखने वाले सहाफी के खिलाफ लंदन की हाई कोर्ट में हतक इज्जत का दावा किया, जिस पर लंदन की अदालत ने शहबाज शरीफ के हक में फैसला सुनाते हुए शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के इल्जामात से बरी करार दिया था। अहम बात यह है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ झूठे इल्जामात लगाने वाले सहाफी डेविड रोज भी मिर्जा शहजाद अकबर के दोस्त थे। शहजाद अकबर खुद कह चुके हैं कि डेविड रोज उनके दोस्त। आज़म ने शहजाद अकबर को मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब एसेट रिकवरी यूनिट का सरबराह मुकर्रर किया हुआ है, लेकिन हैरत की बात यह है कि गुज़िश्ता 3 साल में मिर्जा शहजाद अकबर वज़ीर आज़म की हर असाइनमेंट में नाकाम नजर आते हैं। सियासतदान ही नहीं, आला अदलिया के एक जज के खिलाफ तहकीकात की जिम्मेदारी शहजाद अकबर को दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस एसेट रिकवरी यूनिट की तहकीकात की बुनियाद पर भेजा गया था और शहजाद अकबर साहब एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने एसेट रिकवरी यूनिट की तहकीकात वाले रेफरेंस को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। इसके अलावा आटा बहरान और चीनी बहरान की तहकीकात के हवाले से भी शहजाद अकबर बतौर मुआविन खुसूसी एहतसाब मुतहरिक नजर आए। आटा कमीशन और शुगर कमीशन की तहकीकात के हवाले से एक एक पेशरफ्त पर आवाम को आगाह करते रहे। जिम्मेदारों को कटहरे में लाने के दावे भी किए गए। नैब और FIA में केसेस चालान भी किया गया। सब्सिडी की मद में जो इंकशाफात हैं शुगर कमीशन की रिपोर्ट की, उस मद में क्या एक्शन लिया जाएगा? तो सबसे पहली चीज़ ये है कि ये हमारी रिकमेंडेशन है और वज़ीर आज़म साहब ने अप्रूव की है कि सब्सिडी का मामला पूरे 29 अरब रुपए की सब्सिडी का मामला
नैब को भेजा जा रहा है। आटे का आपको याद होगा जब चीनी का कमीशन बना तो इसके साथ साथ आटे का कमीशन भी बना। अब आटे वाले एक्शन में इन्वेस्टिगेशन की गई, उसमें से 667 फ्लोर मिलों में से 149 जो हैं वो मुलविस पाई गई उस गंदम की चोरी में। दोनों कमीशंस की रिपोर्ट्स गुज़िश्ता बरस मई और जुलाई की आ चुकी हैं, लेकिन एक साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद, शहजाद अकबर की कोशिशों के बावजूद, आटा और चीनी का बहरान पैदा करने वालों और कौम का अरबों रुपए लूटने और हड़प जाने वालों में से एक भी किरदार पकड़ा नहीं जा सका। और इस वक्त मुल्क में आटा और चीनी पहले से दुगनी कीमत पर फरोख्त हो रहे हैं। आटा और चीनी कमीशन के अलावा हुकूमत ने करप्शन पकड़ने के लिए एक और तहकीकाती कमीशन भी बनाया था, जिसका नाम था कर्ज तहकीकाती कमीशन। इस कमीशन ने 2008 से 2018 के दरमियान लिए गए 24,000 अरब रुपए के कर्जों में करप्शन और किकबैक्स की तहकीकात करनी थी। इस कमीशन की निगरानी का टास्क भी शहजाद अकबर को दिया गया। सन 2008 में पाकिस्तान का टोटल जो कर्जा था वो 6,690 अरब रुपया था और 2018 सितंबर में बढ़कर ये कर्ज 30,875 अरब तक पहुंच गया। हाई पावर्ड कमीशन ऑफ इंक्वायरी रिकमेंड किया गया, जो कि पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत कायम किए जाने की तजवीज़। 2019 में कर्जा जात तहकीकाती कमीशन कायम किया गया था, लेकिन आज तक 24,000 अरब के कर्जों में साबिका हुकूमतों की मुबैना खुर्द सामने नहीं लाई जा सकी है। मिर्जा शहजाद अकबर न सिर्फ एहतसाब करने और करप्शन साबित करने में नाकाम नजर आते हैं, बल्कि हैरत अंगेज तौर पर मुल्क को 38 अरब रुपए का नुकसान भी पहुंचा चुके हैं। 2019 में बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के एक बड़े इदारे की मशकूक सरगर्मियों की वजह से 38 अरब रुपए मुंजमद किए थे और ये रकम हुकूमत पाकिस्तान को देने का फैसला किया। यह पैसा पाकिस्तान के आवाम का पैसा था और हुकूमत पाकिस्तान को मिलना था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर मिर्जा शहजाद अकबर ने इस रकम को हुकूमत पाकिस्तान को मौसूल करवाने की बजाय सुप्रीम कोर्ट में उसी इदारे के जिम्मे 460 अरब रुपए के जुर्माने में एडजस्ट करवा दिया था। और अहम दिलचस्प बात यह है कि इस रकम की वापसी का क्रेडिट भी लेते रहे हैं। रिकवरी यूनिट के सरबराह के इस एक ऐलान ने मुल्क को सीधा 38 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। एहतसाब के अलावा मिर्जा शहजाद अकबर के एक और प्रोजेक्ट को भी नाकामी का मुंह देखना पड़ा, और वो था लाहौर के साबिक पुलिस चीफ उमर शेख, जिन्हें खबरों के मुताबिक शहजाद अकबर के कहने पर इसके साथ CCPO लाहौर बनाया गया था। और उमर शेख ने लाहौर मोटरवे रेप केस में मुतनाज़े बयान दिया। इसी बयान पर शहजाद अकबर CCPO उमर शेख की सफाइयां भी देते हुए नजर आए थे, लेकिन उमर शेख से लगाई जाने वाली तवक्कुआत पूरी ना हुई और चंद माह बाद ही शहजाद अकबर की आशीर्वाद पर लगाए जाने वाले CCPO उमर शेख को इस ओहदे से हटा दिया गया था। मुल्क में मौजूद माफियाज और करप्ट अफराद का ना पकड़े जाना, बरतानिया जैसे मुल्क की अदालत के फैसलों और पाकिस्तान में जारी एहतसाब का टकराव, वज़ीर आज़म के मामून ख़ुसूसी बराए एहतसाब की तहकीकात और कोशिशों पर बड़ा सवाल है। एक वक्फा लेंगे, अब वक्फे के बाद एक जुल्म दहशत गर्दों ने किया था, अमन के दुश्मनों और सफाक कातलों ने किया था, और एक जुल्म रियासत कर रही है, 10 साल से कर रही है, और अपने प्यारों को खोने वाले मजलूम बुरसा हर लम्हा हर दिन इस जुल्म को सह रहे हैं। 10 साल पहले मई 2011 में शब-कदर में खुदकुश बमबार ने बम धमाकों में 260 FC एहलकारों को शहीद किया था। एक लम्हे में 250 से जायद घरों को वीरान कर दिया गया था। धरती के बेटों को और उनको चुन चुन के मारा गया था, वतन पर कुर्बान हो गए थे। लेकिन बड़े दुख की बात है कि रियासत इस कुर्बानी को 10 साल से मुसलसल नजरअंदाज कर रही है। इस वक्त की हुकूमत ने जाबहक FC एहलकारों के अहल खाना के लिए 25-25 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया था। इस बात को एक दहाई गुजर चुकी है, लेकिन अपने प्यारों को खो देने वाले मजलूम बुरसा अभी तक इस वादे के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं, और अभी तक सिर्फ 7 शोहदा के लवाहिकीन को मुआवजा मिल पाया है। रियासत की इसी नाइंसाफी पर शोहदा के अहल खाना सरापा एहतजाज बने हुए हैं। शहीद एहलकारों के घरों की खवातीन और मासूम बच्चे इस्लामाबाद के डी चौक में हुकूमत से अपना वादा पूरा करने का मुतालबा कर रहे हैं। हैरत की बात यह है कि पेशावर हाई कोर्ट में भी फैसला आ चुका है कि FC के शहीद एहलकारों के लवाहिकीन को फौरी तौर पर मुआवजा अदा किया जाए, लेकिन इस हुक्म के बावजूद हुकूमत वुरसा की दाद रसी नहीं कर रही। 13 मई 2011 को शब-कदर में FC के ट्रेनिंग सेंटर पर उस वक्त यके बाद दीगरे 2 खुदकुश बम धमाके किए गए थे, जब FC रिक्रूट्स तरबियत मुकम्मल
मुकम्मल होने पर 10 दिन की छुट्टियों पर अपने घरों को जा रहे थे। एहलकारों का पहला काफिला जैसे ही गेट से बाहर निकला तो एक मोटरसाइकिल सवार खुदकुश हमला आवर ने मोटरसाइकिल एफसी की गाड़ी से टकरा दी। धमाके के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी थीं कि 5 मिनट के वक्फे के बाद दूसरे खुदकुश हमला आवर ने धमाका कर दिया। वाक़े के बाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान ने हमलों की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा था कि ये हमले एबटाबाद में उसामा बिन लादेन के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन का बदला है और इस किस्म के मजीद हमले किए जाएंगे। इन हमलों में शहीद होने वाले एफसी एहलकारों के लवाहिकीन आज इस्लामाबाद के डी चौक पर बैठे हैं। इन्हीं से मजीद बात करेंगे, लेकिन साथ मौजूद होंगे सूबाई वजीर जनाब शौकत यूसुफजई साहब। मैं आपका शुक्रगुजार हूं सर। और हमारे साथ मौजूद हैं इन्हीं लवाहिकीन में से किसी एक के रिश्तेदार गुल हसन साहब भी मौजूद हैं। आपका भी शुक्रिया। गुल हसन, मैं आपसे शुरू करता हूं, आपका मुतालबा क्या है? क्या मौजूदा हुकूमत ने आपकी बात नहीं सुनी? पिछले 10 साल से आप लोग डिमांड कर रहे हैं कि आपको ये मुआवजा दिया जाए, क्यों नहीं दिया जाता? क्या कहा जाता है जब आप मांगने जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं समा न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आकर और हमारी बात यहाँ तक ले गया। दूसरी बात यह है कि जैसे कि आपने कहा कि कोई सरकारी एहलकार या कोई जिम्मेदार शख्स आप तक आया है कि नहीं, मैं आपको बताता चलूँ कि आज चौथा दिन है। हमारे साथ बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, ख़वातीन भी हैं, शुहदा के यानी बेवाएँ हैं, माएँ हैं, बहनें हैं। हम चौथे दिन से इस सड़क पर डी चौक में पड़े हैं, लेकिन कोई भी सरकारी एहलकार अभी तक ये तक जहमत नहीं उठाई कि वो यहाँ आकर हमसे पूछ लेते कि भाई आप लोगों का मसला क्या है। तो सर यही हालत है इस मुल्क की और इस निज़ाम का। आप कहीं वज़ीर आज़म साहब को ब्लैकमेल तो नहीं कर रहे गुल हसन साहब? क्योंकि वो पहले भी कह चुके हुए हैं, पहले भी मुतासरा लोग अपनी लाशों को, अपने प्यारों की लाशों को रख के बैठे हुए थे और वज़ीर आज़म साहब कहा करते थे मैं ब्लैकमेल नहीं हूँगा। तो कहीं आप ब्लैकमेल तो नहीं कर रहे वज़ीर आज़म साहब को? देखिए सर, हमारा कोई सियासी इशू नहीं है, ना हमारी मांगे हैं, ना हमारी मुतलबात है। हम तो सादे लोग हैं और हमारा सादा मसला है कि भाई जो अनाउंस किया गया है हमें शुहदा पैकेज, वो शुहदा पैकेज के सिलसिले हम आए हैं। बाकी हमारा कोई मसला नहीं है रियासत के साथ, ना हम रियासत के साथ तसादम चाहते हैं, न तशद्दुद पर उतरना चाहते हैं। सिर्फ जो हुकूक बतौर अमानत उनके पास पड़ी है, बस हम उसका मुतालबा करते हैं कि खुदारा हमें अपना हुकूक दे दे जो पेशावर हाई कोर्ट ने हमें अनाउंस किया है। चले अब जरा सूबाई वजीर जो है उनसे पूछ लेते हैं। लेकिन सर ऐसा है ना हसन साहब, जो आपसे पहले बैठे हुए थे अपने प्यारों की लाशें रख के, वो भी तशद्दुद नहीं चाहते थे, वो भी तसादुम नहीं चाहते थे, मगर उनको ब्लैकमेलर करार दे दिया गया रियासत की तरफ से माशाल्लाह। अच्छा शौकत यूसुफजई साहब, ये अब पहले तो आप जरा बता दीजिए कि ये भी कहीं ब्लैकमेलर तो नहीं है जो बैठे हुए हैं, और कहीं इनको पछताना ना पड़े कि इनके बड़ों ने, इनके प्यारों ने इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए जान दी। मेरा ख्याल है शायद वो वक्त आ गया कि वो पछताने लग जाएंगे। अब आपको पता ही होगा सर इस पूरे अमल का, और आप सूबाई वजीर हैं, कि 2011-13 मई को जब एफसी के फ्रंटियर कांस्टेबलरी की रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर शबकदर पे हमला हुआ था, उस वक्त 260 बेचारे जो ट्रेनर्स थे वो मारे गए थे, शहीद हुए थे उसके। ये उनके लवाहिकीन है। उस वक्त उनसे 25-25 लाख फी खानदान वादा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट के जनाब इनको 25-25 लाख रुपया दिया जाए। पिछली गवर्नमेंट्स ने नहीं दिया, अल्लाह ताला उनको पूछेगा। लेकिन 3 साल तो आपकी गवर्नमेंट को भी हो गए हैं सर, इनको बिलाखिर एहतजाज के लिए यहाँ पे आना पड़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि इस मसले को हाईलाइट किया जा रहा है। बात यह कि देखें, पिछले अगर 15-20 साल देखें, दहशतगर्दी उरूज पे रही खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और उसकी वजह से कई कीमती जाने गई। स्पेशली जो सिक्योरिटी इदारे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, बड़ी कुर्बानियाँ दी उन्होंने, आवाम ने कुर्बानियाँ दी, पुलिस ने दी, एफसी ने दी, बहुत सारे अगर हम गिनवाते जाएँ अपने शुहदा को तो हज़ारों की तादाद में है। तो ये क्राइटेरिया मुकर्रर है उसके लिए कि जितने भी शुहदा हैं उनका बाकायदा पैकेज अनाउंस होता है उनके इदारों की तरफ से, क्योंकि ये क्राइटेरिया फिक्स है। ये कोई नया क्राइटेरिया नहीं है कि हम कहें कि जी किसको हम शुहदा डिक्लेयर करें, किसको ना करें, किसको पैकेज मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। ये एक पॉलिसी बनी है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की, क्योंकि ये आपको पता है कि हर हफ्ते, हर तीसरे दिन एक धमाका होता था, हर इस तरह के वाकयात पेश आते थे। तो मैं अपने भाई से जरूर ये कहूंगा कि अगर वो आइएगा इंतहाई एहतराम के साथ, मैं आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ, अगर इनको वो पैकेज नहीं मिला जो इनका हक बनता है, तो बिल्कुल
बिल्कुल सूबाई हुकूमत बिल्कुल इसके लिए तैयार है। वो मैं तो चाहूँगा कि ये अपना मसला बयान करें कि इस कहाँ पे ये पैकेज रुका हुआ है। तो सर वो क्या कर रहे हैं? जो क्राइटेरिया बना हुआ है कर रहे हैं, आप में से कोई बंदा उनके पास नहीं गया मिलने उनको? मैं तो देखें, मैं तो सूबे में बैठा हूँ ना, मैं इस्लामाबाद तो नहीं जा सकता हूँ ना। मेरा तो इस्लामाबाद में लोग हैं, उधर हैं, अगर मुझे नहीं पता कि कहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, मैं तो उनके साथ हूँ। मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर उस क्राइटेरिया के मुताबिक जो फिक्स है सूबे की हुकूमत ने बनाया हुआ है, अभी से नहीं है, काफ़ी अरसे से है, और जो लोग शहीद होते जाते हैं उनको बाकायदा वो पैकेज ऑटोमेटिकली मिलता है, वो उसमें अनाउंस करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि आखिर वजह क्या है कि ये जो कह रहा है कि जी वो पैकेज इनको नहीं मिला अगर ये उस पे क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं, क्योंकि ये डिपार्टमेंट का काम होता है। जिस डिपार्टमेंट के लोग शहीद हो जाते हैं वो डिपार्टमेंट उस क्राइटेरिया को फिक्स करके हुकूमत को रिकमेंडेशन भेजते हैं। तो मैं यही अर्ज करना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता है कि इनका कहाँ पे ये मसला बना है, अगर कहीं बना है तो हमें बताएं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शौकत साहब, आपने वक्त दिया, और उम्मीद करता हूँ गुल हसन की हुकूमत आपकी बात सुनेगी, आपका ये एहतजाज बिलाखिर रंग ले आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे में नाज़रीन आपको बताएंगे कि अमरीकी सेनेट में एक समात होती है, और समात ऐसी होती है जिसमें अफगानिस्तान में की गई पिछली 20 साल की जंग को खंगाला जाता है। अब बड़े बड़े अफसरान, बड़े बड़े बुर्ज जो हैं वो सामने खड़े जवाब दे रहे होते हैं, पाकिस्तान का नाम भी वहां पर लिया जा रहा है। ये सब क्या हो रहा है आपको बताएंगे इस वक्फे के बाद। गुज़िश्ता कितने ही दिनों तक कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी होता रहा। उसकी वजह यह थी कि अरकान इजलास में शिरकत के लिए आते ही नहीं थे, कोरम भी पूरा नहीं हो पाता था, इजलास को मुलतवी करना पड़ता था और ये हमारी पार्लियामान की रिवायत बन चुकी है। अहम तरीन लीडरों की ऐवान की कार्रवाइयों में हाजिर न होने के बराबर है। जमहूरियत का नाम लेने वाले ये सियासतदान पार्लियामेंट को इज्जत देने को तैयार नहीं है, अहम उमूर पर मिल बैठने को तैयार नहीं है, अहम मामलात पर अहम सवाल और जवाब का इंतजार करते रह जाते हैं। सियासतदान शोर करते रह जाते हैं, एक दूसरे पर इल्जामात लगाते रह जाते हैं। पॉलिसी साजी के अहम उमूर पर भी मुक्तदर कुव्वतों को मदाखलत करना पड़ती है। इत्तफाक राय के लिए भी अपोजिशन रहनुमाओं को बुलाकर बताना पड़ता है जो काम पार्लियामेंट के हैं वो कहीं और किए जा रहे होते। पार्लियामेंट की सतह पर जवाब तलबी अगर होती भी है तो सियासी शोर शराबे की नजर हो जाती है। हसास उमूर पर जवाब तलबी के वक्त तो कैमरे तक ऑफ कर दिए जाते हैं, कौम को मालूम ही नहीं हो पाता कि किसने क्या सवाल किया और इसका क्या जवाब था। ये तो मंजर है नाज़रीन पाकिस्तान का। अब हम आपको अमेरिका लिए चलते हैं। अमेरिका को हाल ही में अफगानिस्तान में बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। अमेरिकी आवाम के ज़हनों में सवाल हैं, अमेरिकी आवाम जानना चाहते हैं कि इस शिकस्त का जिम्मेदार कौन है, किसने क्या गलती की और कहाँ गलती की। अमेरिकी आवाम के मुंतखब नुमाइंदे यही सवाल मुतल्लिका हुकाम से पूछ रहे हैं, इन्हें बुलाकर जरह कर रहे हैं। अगर मुतल्लिका हुकाम खातिर ख्वाह जवाब ना दे पाए तो उनकी डांट डपट भी की जा रही है, और ये कोई आज की बात नहीं बल्कि बरसों की रिवायत है। अब भी अमेरिकी वज़ीर दिफा और आर्मी चीफ को सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। क्या अफगानिस्तान से इनखला का मंसूबा उजलत में बनाया गया? क्या अमेरिकी फौज बिगड़ती सूरत हाल का अंदाजा लगाने में नाकाम रही? अफगानिस्तान में अस्करी हिकमत अमली क्यों नाकाम हुई? अमेरिकी कांग्रेस कमेटियों ने ये तमाम सवाल अपने अस्करी सरबराहान से पूछे हैं और ये तमाम कार्रवाई बराह रास्त अमेरिकी आवाम को दिखाई गई। अमेरिका में हुकाम से सवालात होते हैं, उनसे वजाहत मांगी जाती है, वजाहत पर मजीद सवाल किए जाते हैं, एहतसाब किया जाता है। अमेरिकी कांग्रेस ने अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा को भी बुलाया, कहा कि अफगानिस्तान पर किए गए फैसलों की वजाहत की जाए, जिसके बाद उनके फैसलों का एहतसाब किया जाए। अमेरिकी सेनेटर ने इनखला के तरीक़ाकार पर बहुत सख्त सवालात किए। इस जंग के दौरान हलाकतों पर बुरा भला कहा, यहाँ तक कि सरबराह अमेरिकी फौज जनरल मार्क मिली, कमांडर सेंट्रल कमांड जनरल मैकेंजी और अमेरिकी वज़ीर दिफा को भी अमेरिकी फौज की तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। अमेरिकी फौज के सरबराह से यह भी पूछा गया कि क्या उन्होंने अमेरिकी सदर को दुरुस्त हालात से आगाह किया था? क्या इनखला की जो हिकमत अमली बनाई गई थी वो बेहतरीन थी? अमेरिकी सेनेटर टॉम कॉटन ने अमेरिकी फौज के सरबराह से यह भी पूछा कि अगर सदर ने उनकी तजवीज़ से इत्तफाक नहीं किया तो वो मुस्ताफी क्यों ना हुए? जनरल मार्क मिली ने जवाब दिया, कानून उनको सिर्फ मशवरा देने का पाबंद करता है, सदर उनका मशवरा मानने का सिर्फ इसलिए पाबंद नहीं कि मशवरा किसी जर्नल ने दिया। आज के वज़ीर दिफा माजी में अमेरिकी फौज में भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। जब अमेरिका शाम में अस्करी कार्रवाइयाँ कर रहा था उस वक्त उन्हें भी अमेरिकी सेनेटर्स के सवालों का सामना करना पड़ता था। अस्करी क़यादत के बयानात का मुहासबा किया गया था।
सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमेरिकी जनरल डेफोर्ड से शाम में अमेरिका की हिकमत अमली से मुतालिक सवालात किए। उनसे पूछा कि वो हिकमत अमली है क्या, अमेरिका किन की मदद कर रहा है, जिनकी मदद कर रहा है वो अमारात इस्लामी से लड़ रहे हैं या बशारुल असद से लड़ रहे हैं। सेनेटर लिंडसे ग्राहम के पै दर पै सवालों से अमेरिकी जनरल लाजवाब हुआ तो उन्होंने इस बात पर भी जनरल को डांट दिया था। इसी तरह सेनेटर जॉन मैकेन ने अमेरिकी फजाइया के सरबराह को भी डांट दिया था। वो फजाई तहफ्फुज़ का एक नया निज़ाम लाना चाहते थे। सेनेटर जॉन मैकेन जानना चाहते थे कि पुराने निज़ाम के होते हुए नए निज़ाम की ज़रूरत क्या है। जब फजाइया के सरबराह इन्हें मुतमईन करने में नाकाम रहे तो अमेरिकी सेनेटर ने इन्हें डांट कर खामोश करा दिया। अमेरिकी जमहूरियत ने हुकाम से जवाब तलबी का सिलसिला अस्करी ही नहीं, समाजी और माशरती उमूर तक भी फैला हुआ है। जिस फर्द या इदारे के बारे में यह ख्याल पैदा हो कि वो अमेरिकी अवाम के मफादात को नुकसान पहुंचा रहा है, इसे बुलाकर इससे सवालात किए जाते हैं, जवाब मांगे जाते हैं और एहतसाब किया जाता है। जबकि पाकिस्तान में पार्लियामेंट को कोई संजीदा ही नहीं लेता, इजलास की कार्रवाइयों में शरीक ही नहीं होता, असम्बली का कोरम ही पूरा नहीं होता। मजीद बात करेंगे अमेरिका में मौजूद तज्ज़िया निगार साहिबा से और उनसे पूछेंगे कि अमेरिकी सेनेटर्स अपने अस्करी हुकाम से जवाब तलब करते हैं पाकिस्तान पर पाबंदियों का मुतालबा क्यों करने लगे हैं। अनिला, सबसे पहले तो जरा मुझे इस रिवायत के बारे में बताइएगा। ठीक है, लोगों को अमेरिका से शिकायत होंगी, बहुत शिकायत होंगी, लेकिन ये जो एक चीज़ है जहाँ पे अवामी नुमाइंदगान जो है वो हर तबके से, खा वो अस्करी ही क्यों ना हो, खा वो माशरती ही क्यों ना हो, खा वो किसी बड़ी कॉरपोरेशन के CEOs ही क्यों ना हो, उनसे सवाल कर सकते हैं। क्या वजह है? क्या ये एक एवोल्यूशन का सिस्टम था जिससे ये अमेरिकी नुमाइंदगान जो है उस गुजरे और अब वो इस काबिल हैं कि वो सवाल कर सके? जी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे खुद इतनी खुशी हो रही थी ये देख के कि ये डेमोक्रेसी एक्शन में है। कि आप देखें दुनिया के किस मुल्क में हम ऐसा देखते हैं कि जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं वो मिलिट्री को इस तरह से ग्रिल कर रहे हैं कि उनके सामने, पूरी दुनिया के सामने कह रहे हैं रिजाइन करो, ये तुम्हारा फेलियर था। तो एक तरह से ये हमें बताता है कि अमेरिका कैसे लीड करना चाहता है दुनिया में। और देखिए इस वक्त डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, हमारी हाउस मेजॉरिटी भी है, सेनेट में भी हमारी मेजॉरिटी है, तो हम भी इसके अंदर ऑब्स्टिकल्स डाल सकते थे एज डेमोक्रेट्स, लेकिन डेमोक्रेट्स ने ऐसा नहीं किया क्योंकि यही चीज़ हमें बहुत प्यारी है कि चाहे कोई भी हो, आप अबव द लॉ नहीं है। चाहे आप मिलिट्री हो, चाहे आप सिविलियन हो, चाहे आप प्रेसिडेंट हो, आप अबव द लॉ नहीं है। तो ये एक डेमोन्स्ट्रेशन था टू द वर्ल्ड कि हम डेमोक्रेसी ऐसी होनी चाहिए, हर कोई क्वेश्चनेबल है, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। और अगर गलती हुई है, जो कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने शुरू से ऑन किया था, जब उन्होंने पहले बात की थी तो उन्होंने कहा था मैं इसकी फुल लीडरशिप ओनरशिप लेता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। तो इस तरह से यही खूबसूरती है डेमोक्रेसी की अनिला, और सवालात भी होने चाहिए एंड दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दैट। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब मैं जरा पाकिस्तान के इंटरेस्ट पे बात करूं। पाकिस्तान पे पाबंदियों की बात क्यों की जा रही है? मतलब पाकिस्तान ऑल ऑफ अ सडन, अमेरिका को पाकिस्तान चाहिए था जब तालिबान से मुज़ाकरात करने थे, फिर जब इनखला करना था तब भी पाकिस्तान की ज़रूरत थी, अपने लोगों को यहाँ से सेफली पहुँचाना था तब भी पाकिस्तान की ज़रूरत थी। CIA चीफ साहब आते हैं यहाँ पे, बात करते हैं और रिक्वेस्ट करके जाते हैं, वो रिक्वेस्ट मान भी ली जाती है। तो अब पाबंदियाँ पाकिस्तान पे वो क्यों? जी देखिए, यहाँ पर इस वक्त दो ग्रुप से जिनसे मैं भी देख रही हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को काफ़ी टारगेट किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने ये किया। अभी तो किसी ने ये भी कह दिया था कि पाकिस्तान ने हेल्प किया है तालिबान को जीतने में। तो ये बड़ी अच्छी बात हुई है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से खुद स्टेटमेंट आया है, और ये जो बहुत सारे राइट पे, एक्सट्रीम राइट पे जो हमारे रिपब्लिकन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने ये क्वेश्चन रेज किया था कि पाकिस्तान ने हेल्प किया है तालिबान को जीतने अफगानिस्तान में। तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने ये बड़ा अच्छा स्टेप लिया और उन्होंने डिनाई किया है कि पाकिस्तान ने कोई हेल्प नहीं की तालिबान को विन करने में। जिस पे कि मैं आई गो बैक टू, देखिए 2 साल पहले 2020 में दोहा एग्रीमेंट हुआ था और एग्जिट US ट्रूप्स का ऑलरेडी अनाउंस हो गया था 2 साल के बाद। तो आप देखें तालिबान को किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी, उन्हीं की गवर्नमेंट इतनी करप्ट थी, उन्होंने उसी वक्त से प्लान करना शुरू किया और वो एग्जिट कर गए। बट ये जो स्केप गोटिंग हो रही है, ये मेरे लिए भी बड़ी कंसर्निंग है और मैं इसको कॉम्बैट कर रही हूँ। ये हमारे पास आपने जो बात की है बड़ी हौसला अफजा बात है अनिला पाकिस्तानियों के लिए कि एक तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है
और पाकिस्तान को स्केपगोट नहीं बना रही। डेफिनेटली आपकी ऑपोजिशन में रिपब्लिकन्स वो तो ये बात करेंगे। सो जस्ट टू क्लियर द एयर, इस वक्त बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन सोलली खुद को जिम्मेदार समझती होगी मगर पाकिस्तान को एटलीस्ट नहीं समझती इसका जिम्मेदार। इज दिस व्हाट आई एम गेटिंग? जी बिल्कुल, और इनफैक्ट हो रही है, मैं भी सुन रही हूँ और मैं इसको कॉम्बैट कर रही हूँ कि देयर आर ग्रुप्स हियर वर्किंग अगेंस्ट पाकिस्तान, जो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को, क्योंकि उनका खुद इंटरेस्ट है ना कि उनको भी, अब देखें बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमने इन्वेस्ट किया था अफगानिस्तान में और हमें तालिबान ने आउट कर दिया। तो ये कुछ ग्रुप्स हैं, इस्लामोफोबिक ग्रुप्स भी हैं, राइट विंग ग्रुप्स भी हैं, कुछ बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे इंडियन लॉबी भी है जो कि पुश कर रही है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को। अच्छा अनीरा, मुझे ये बताइएगा, चूंकि वक्त कम है, आप वहाँ पे मौजूद हैं और आप विटनेस करती हैं चीज़ों को जब डेवलप हो रही होती हैं, पाकिस्तान की लॉबी क्या है, कौन काम कर रहा है पाकिस्तान की लॉबिंग के लिए और हम पाकिस्तान कैसे काउंटर कर रहा है इस तमाम प्रोपेगेंडे को? देखिए, आज जो द हिल पॉलिटिकल न्यूज़पेपर है, आप जानते होंगे, उसमें इतना स्केदिंग पाकिस्तान के लिए किसी ने लिखा है हेस्टिंग इंस्टीट्यूट से, लेकिन हमारी जो पाकिस्तान की आपके जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है, तो वो तो कोई काउंटर ही नहीं करते हैं ऐसे ओपिनियंस को। मैं डेफिनेटली मैं आपको उसकी लिंक भेजूंगी। के पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव्स जो इतनी भारी रकम भी ले रहे हैं पाकिस्तान के चेकर से, वो कर क्या रहे हैं वहां पे? अनीरा, थैंक यू सो मच फॉर इन्फॉर्मिंग दिस एज वेल। आपका बहुत क्या आपने टाइम दिया। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन यहाँ पर खत्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाजत नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।